चलो दोस्त जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। और आज का लेक्चर बहुत काफी खास है क्योंकि इससे पहले देखो हमारा अभी जो पढ़ाई चल रहा है कुछ ऐसे इस तरह से हम इस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं कि इजी से भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप 400 प्लस कर सकते हैं क्योंकि मैं हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन। तो अभी जो हम अभी क्लासेस जो होने वाला है चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, यानी कि तीनों चैप्टर का क्लासेस देंगे। जो टॉप 30 क्वेश्चन इसमें होगा क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूँ 50 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसको जरूर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा उसको, ठीक है ना। आज का जो क्लासेस है हमारा चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक है, ठीक है ना। और इसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टॉप 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएंगे। 15 चैप्टर है, 15 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे जिसमें से 10 जवाब ही देना है, ठीक है ना। ऐसे 20 15 चैप्टर पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चन, 20 में 20 आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जवाब 10 ही देना, इजी से आप कर सकते हो। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का चैप्टर है, इससे भी हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन, यानी कि इससे भी टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स नहीं लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, केवल आपको फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स हिंदी इंग्लिश ए टू जेड मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उतना ही क्वेश्चन देंगे जो एक मंथ में, यानी कि एक महीना में, ठीक है ना, एक महीना में आप क्लियर कर पाओ और 400 प्लस कर पाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा बुके उठा कर दे दिए यादें नहीं हुआ, तो सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। 199 में ऑल सब्जेक्ट तो लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। विद्युत प्रेरण मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। प्रेरण से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को किसी प्रवर्ती चुंबकीय प्रेरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना। फिर से समझना, प्रयास करना कि किसी चालक को किसी प्रवर्ती चुंबकीय प्रेरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने, किसके सहायता से? तो प्रवर्ती चुंबकीय प्रेरण की सहायता से। तो प्रवर्ती चुंबकीय प्रेरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से समझना, क्वेश्चन सीधा कहा गया, किसी चालक को किसी प्रवर्ती चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक फैराडे है। याद रखना, ये भी पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक कौन है, तो फैराडे ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे? तो सिंपल लिखोगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका आविष्कारक फैराडे है। एक लाइन में आप याद कर सकते हैं इजी डिफिनेशन के साथ। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। देखिए ऐसे फैराडे का जो नियम है आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, चलो देखते हैं। फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो फैराडे का नियम कहता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब भी किसी कुंडली कुंडली जो होता है इस तरह के होते हैं है ना। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, 2 दिन से क्लास में नहीं हो रहा था। इसका रीजन था कि हम गांव चल गए थे, ठीक है ना। तो किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ। जो ईएमएफ होता है ईएमएफ, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ क्या होता है? उत्पन्न हो जाते हैं या प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो तब तक रहती है जब तक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होती रहती है। प्रथम नियम जो कहता है, फैराडे का जो प्रथम नियम कहता है फिजिक्स की भाषा में, कहता है जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो क्या परिवर्तित होता है? तो कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जब तक रहता है तब तक, ये जब तक रहेगा तब तक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होते रहेगा।
यानी कि कुंडली से जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तित होते रहेगा जब तक उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहेगा कुंडली में, ये तब तक, ठीक है ना। जैसे ही रुक जाएगा, जैसे ही विद्युत चुंबकीय परिवर्तन रुक जाएगा, उसी इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरण रुक जाएगा, ठीक है ना। तो वही कहा, जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और तब तक रहती है जब तक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होते रहती है, ठीक है ना। ये फैराडे का प्रथम नियम है। अगर हम मान लिए कि समान आप साम्य अंतराल डेल्टा टी यानी कि समायांतराल डेल्टा टी और चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन फाई बी, क्योंकि फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, डेल्टा फाई बी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये बेसिकली चुंबकीय आपको फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र है, ठीक है ना, जो आपके काम आएंगे। अगले क्वेश्चन फैराडे का द्वितीय नियम भी है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वितीय नियम क्या कहता है, ये चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा कुंडली में फेरों की संख्या n तथा कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स अपॉन क्या है, ई बराबर जस्ट पढ़े प्रथम नियम, क्या पढ़े, डेल्टा डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी पढ़े ना, यही तो पढ़े प्रथम नियम ना। वही कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई कुंडली से संबंध, कुंडली में फेरों की संख्या n कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई यानी सॉरी डी फाई अपॉन डी टी के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि सिंपल क्वेश्चन कहा गया, फैराडे का जो द्वितीय नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा कुंडली में फेरों की संख्या n और कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर डी फाई अपॉन डी टी दर है, यानी कि डी फाई अपॉन डी टी के समानुपाती, यानी कि E प्रोपोर्शनल n यहाँ पे n डी फाई अपॉन डी टी, जो यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे n कुंडली में फेरों की संख्या, डी फाई अपॉन डी टी क्या है, विद्युत चुंबकीय में परिवर्तन फ्लक्स, ठीक है ना, और E क्या है, विद्युत वाहक बल, इसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट छूट गया है, ठीक है ना, तो के आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर के एन डी फाई अपॉन डी टी। ये इसके लिए क्या हो गया, ये फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। यहाँ पे के या एफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ इसलिए फैराडे है, ठीक है ना, तो ये आपको फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। अगले क्वेश्चन है लेंज का नियम, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेंज का नियम बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। चलिए, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। ये तो पहले डिफिनेशन में पढ़ाए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब भी किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब भी किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फैराडे का प्रथम नियम ना, तो परिवर्तित होता है तो वो परिवर्तित होता है तो वो तब तक रहती है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में तब तक रहती है जब तक उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर जारी रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरह जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तित होता है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है, यह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है, यानी कि जिससे उत्पन्न हुआ, लेंस का नियम है, जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। सिंपल, यानी कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित करते हैं, जब कुंडली से संबंध अगर चुंबकीय फ्लक्स है उसको अगर परिवर्तित करेंगे तो विद्युत वाहक बल प्रेरित या उत्पन्न हो जाएगा। क्या करेगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित या उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो इस प्रकार से होती है कि प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है, दिशा इस प्रकार से होती है कि प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है, लेंज का नियम कहलाता है। लेंज के नियम E बराबर माइनस एन डी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है एन फेरों की संख्या, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी क्या है, फैराडे का प्रथम नियम, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होने का दर है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, फैराडे का प्रथम नियम से पढ़े हैं, जहां पे एन आपका कुंडली की संख्या, डी फाइव अपनी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और डी टी आपका साम्य अंतराल है, ठीक है ना, जो पहले आपको फैराडे का प्रथम नियम में ये और ये चीज आपको जानकारी मिल चुका था। अगले क्वेश्चन है गतिमान विद्युत वाहक बल क्या है। देखो, गतिमान विद्युत वाहक बल की बात करें, जब किसी बंद परिपथ या लूप, लूप मतलब होता है बंद, ठीक है ना, जब किसी बंद परिपथ या लूप के गति के कारण उसके क्षेत्र में
परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझना, क्वेश्चन कहा गया जब किसी बंद परिपथ या लूप के गति के कारण, जब किसी बंद परिपथ या लूप के गति के कारण उसके क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उसके क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल कहा जाता है। हम यहाँ पे डीप में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो ज्यादा हम डीप में नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल बदलने की विधि क्या है? तो विद्युत वाहक बल बदलने की विधि क्या है? देखियो, विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो यह दो विधि है जो विद्युत वाहक बल की बदलने की विधि हो सकती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को परिवर्तित करता है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरकत्व क्या है? अन्योन्य प्रेरण क्या है? वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है स्वप्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली का वह गुण या किसी कुंडली का वह गुण, ठीक है ना, वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे। यानी कि स्व मतलब स्वयं, स्वप्रेरण, प्रेरण मतलब विरोध, प्रेरित करना, ठीक है। स्व मतलब प्रेरण, यानी कि खुद से उत्पन्न करता है, खुद को विरोध करता है। तो कहता है किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरण कारण। स्वप्रेरण का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण का बीमीय सूत्र एमएल स्क्वायर तीन वर्ष स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर होता है। ये भी इसके लिए क्या है, स्वप्रेरण का आपका डिफिनेशन है। तो मैं किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है या किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरण कहलाता है। इसका ऐसे मात्रक हेनरी होता है जो ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा, और इसका बीमीय सूत्र एमएल स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि आप स्वप्रेरण गुणांक क्या है, ठीक है। स्वप्रेरण किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देखो, एकांक मतलब एक परीक्षण होता है, ठीक है। तो कहा गया किसी कुंडली में एकांक मतलब बहुत कम धारा, तो किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में एकांक मतलब बहुत कम, ठीक है ना। तो एकांक धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। चलिए, शब्द का पीडीएफ ले सकते हैं, मात्र 199 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे सिलेक्टेड मिल रहा है। अगले क्वेश्चन देखो, अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। समझना, जब भी किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा में समय के साथ परिवर्तित किया जाता है, जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और समय के साथ उसको बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समय के साथ उसको बदल रहे हैं। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाले धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है, तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना का अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन आपको लगेगा सब में एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहता है, क्योंकि ऐसे ही चैप्टरे हैं, प्रेरण के बारे में पढ़ना है। तो सीधा का अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब भी किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं या प्रेरित हो जाते हैं, कह सकते हैं। और इस घटना का अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक हेनरी होता है। स्व प्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण हो, उसका मात्रक हेनरी ही होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? बस गुणांक की बात आ गया, यानी कि एकांक की बात आ जाता है। जब किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय प्रेरण में प्रेरित वह विद्युत वाहक बल जो प्राथमिक कुंडली में धारा के एकांक परिवर्तन के कारण प्रेरित होता है। जब भी गुणांक की बात आता है तो एकांक परिवर्तन जरूर आएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय 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 प्रेरण में प्रेरित वह विद्युत वाहक बल है जो प्राथमिक कुंडली में
धारा के एकांक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। आपको थोड़ा इसमें समय लग सकते हैं याद करने में, लेकिन बहुत ईजी है, आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है? अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर आ जाता है, 10 क्वेश्चन खत्म। चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, इसको एसी करंट कहते हैं। इसका भी टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ना है 15, क्वेश्चन पूछेगा 10, तो आराम से क्लियर कर पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, और केवल फिजिक्स से नहीं ऑल सब्जेक्ट भी देंगे मात्र 199 में। अगर आपके घर में आर्ट्स का है कोई बच्चा, उसके भी लिए भी अवेलेबल है, साइंस का है उसके लिए भी, साथ में आपको 10th का है उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर को लिखे। जो आपको ऑलरेडी, देखो मेरे दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं है बच्चा, और वह ऑलरेडी पूछा होता है। ऐसे बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन जो है 1983 और 1999 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। कब पूछा था? 1999 लास्ट, आज से 25 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था। और सेम क्वेश्चन 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स के, दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण, उसके उपचारों का नाम लिखे। पूछा था दृष्टि दोष क्या, उसके प्रकार कितने हैं, उसके कारण और उसके परिभाषा लिखने के लिए बोला था, 5 नंबर में पूछा था। और 2024 के पहले कब पूछा था आपको पता है क्या? वो 1996 और 1999 में पूछा था, उसके बाद डायरेक्ट 2024 में पूछा, यानी कि 25 साल बाद। सोचो, 96 के बाद डायरेक्ट 2024 में पूछा। आप फिजिक्स को आसान नहीं आंक सकते हो, उसी तरह से क्वेश्चन 99 में 83 में पूछा है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो कोई ठीक नहीं है। और ये आपको 10th लेवल का, मतलब ये 10th में अब खूब पूछता है। लेकिन वही क्वेश्चन जैसे दृष्टि दोष भी 10th में पूछता है, लोग बच्चा सोचता है भाई 10th में पूछा तो उसमें नहीं पूछेगा। भाई 10th का ही थोड़ा हाई लेवल 12th है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, वहां पे एक टॉपिक पढ़ना होता है, यहाँ पे वो टॉपिक को चैप्टर बना देता है। प्रत्यावर्ती धारा आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारा पढ़ा होगा, और विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एक दिश धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। तो 12th में एक विद्युत धारा अलग चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा को अलग चैप्टर बना देता है ना? वहां पे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का अलग एक चैप्टर बना दिया, और यहाँ पे अपवर्तन वाला एक अलग चैप्टर बना देता है। मतलब हर टॉपिक को अलग अलग चैप्टर के रूप में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वहां पे आवेश के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे आवेश का एक चैप्टर बना दिया है ना? चुंबक के चार चार को चैप्टर बना दिया चुंबक में, 12th में वैसे ना होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, जबकि दिश धारा में परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। पहला अंतर यह हो गया। दूसरा का अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न वितरण सस्ता होता है। जो हमारे घर तक जो लाइट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी करंट होता है, और वो ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ वो सस्ता भी होता है। क्योंकि आपको महीना में अगर आप दो पंखा, अगर 3-4 बॉल चला रहे हो, तो ज्यादा किसी आओगे तो 200 रुपया का महीना उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। ठीक है ना? 200 रुपया बहुत हो गए महीना का। जो 2 फैन चलाओगे, अगर ऐसे ठंडे के मौसम में 100 रुपया भी काफी आपके लिए। ठीक है ना? तो यह इसका वितरण सस्ता होता है। लेकिन जिस दर, आप बताओ, अब बैटरी, बैटरी के माध्यम से करंट कितना प्रोवाइड कर सकते हो? डेली लाओगे एगो बैटरी, अच्छा से बढ़ेगा भी नहीं, और 100 से 150 रुपया चार्ज आपको लगेगा। तो दिस धारा उत्पन्न एवं वितरण महंगा होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है, जबकि दिस धारा का मशीन कमजोर होता है। प्रत्यावर्ती धारा देखोगे, बड़े बड़े आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े कारखाने मिलेंगे इसका प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए। लेकिन दिस धारा बस एक बैटरी होती है थोड़ी सी, जो प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से चार्ज होता है ना? तो दिस धारा, एक और लिख सकते हैं इसमें अंतर, कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, लेकिन दिस धारा खतरनाक नहीं होता। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के अगर पकड़ोगे सटोगे तो एकदम हो जाएगा, छुट्टी कर देगा, भगवान को पहुंचा देगा, है ना? लेकिन दिस धारा का ऐसा नहीं है, उसको तो आप दोनों पकड़ लोगे तैयो कुछ नहीं होता है ना? तो ये अंतर आपके हो गए। चलिए, कुछ आगे डिफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। जो यह क्वेश्चन जो लेटेस्ट की बात करें 2023 में पूछा था, उससे पहले 1999 और 1983 में पूछा था। सोचो, ये क्वेश्चन 1999 के डायरेक्ट 2023 में पूछ दिया, यानी कि कितने साल बाद? 24 साल बाद। 24 साल बाद ये क्वेश्चन कहीं किया था आपके एग्जाम में। इसलिए आप
हमारे यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वो 1980 से लेकर आज तक जितने पूछे गए क्वेश्चन है सबको आंकड़ा लगाकर निकाले जाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है? वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में, यानी कि वह फिक्स, नियत मतलब होता है फिक्स धारा, ठीक है ना? वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में, यानी कि नियत धारा यानी कि फिक्स धारा निश्चित समय अंतराल में, यानी कि जैसे कि 5 यूनिट धारा है, 5 यूनिट है, यानी कि 5 एम्पीयर धारा है, उसको आधे घंटे में यानी कि निश्चित समय अंतराल में, तो एक वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है। यानी कि मान लेते हैं नियत धारा होना चाहिए, फिक्स धारा और फिक्स समय। निश्चित समय और निश्चित धारा को कहता है जब किसी कुंडली में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र द्वारा, क्योंकि देखो प्रत्यावर्ती धारा होता है इस तरह से होते हैं क्योंकि समय के साथ बदलते रहते हैं, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरह से जाते हैं, ठीक है ना? देखो यह पूरा चक्र जो होता है यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म होते हैं, यहां तक, ठीक है ना? ये पूरा चक्र होगा, यानी कि यह टी होगा और यहाँ पे अर्ध चक्र होगा, T/2 होगा, तो अर्ध चक्र द्वारा, ठीक है ना? वही कहा वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र, मतलब यहां से यहां तक अर्ध चक्र के द्वारा आवेशों की मात्रा प्रदान की जाती है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के साथ। यानी कि इतना से इतना जो आवेशों की मात्रा जो प्रदान की जाएगी सेम किसी परिपथ में निश्चित समय अंतराल में आवेशों की मात्रा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना? ये आपका औसत मान हो गया। अब आता है तत्कालीन मान या प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान क्या है? ये क्वेश्चन पूछो ही मत, कितना बार पूछा गया आपके सामने दिख रहा है। 83, 97, 98, 99, 2007, 2011, 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान की जाती है या उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आवेश नहीं उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा। अब समझना, वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र द्वारा, पूर्ण चक्र समझ रहे हैं ना? पूर्ण चक्र मतलब यहां से शुरू होकर यहां तक, ठीक है ना? यहां से शुरू होकर यहां तक, अर्ध चक्र मतलब यहां तक, यह T/2 मतलब अर्ध चक्र, यह T मतलब पूर्ण चक्र। यानी कि वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है जितना प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र द्वारा उत्पन्न होती है। तो जितना प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान कहलाता है। तो इसमें और उसमें डिफिनेशन में आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, उसमें अर्ध चक्र होता है, इसमें पूर्ण चक्र होता है। क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर, ये क्वेश्चन है, क्यू फैक्टर क्या है? तो एलआर परिपथ के क्यू फैक्टर को परिपथ के प्रेरकत्व या धारिता तथा परिपथ में प्रतिरोध के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे दो चीज हुआ, एक तो कह रहा है प्रेरकत्व और एक कह रहा है धारिता, दोनों में से कोई हो सकता है। तो कहा एलआर परिपथ यानी कि एलसीआर परिपथ के क्यू फैक्टर को परिपथ के प्रेरकत्व या धारिता के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित, प्रतिरोध के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि जो क्यू फैक्टर आपका होगा, समझने का प्रयास करना, क्यू फैक्टर ना, ये क्यू फैक्टर है, ठीक है? तो क्यू फैक्टर बराबर आपको कहा कि प्रेरकत्व यानी कि एक्सएल प्रेरकत्व तथा परिपथ के धारिता के यहाँ पे प्रतिरोध के अनुपात यानी कि एक्सएल बटा आर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। हो गया। या हो सकता है कि ये यहाँ पे एलसीआर परिपथ के क्यू फैक्टर को धारिता तथा प्रतिरोध के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि आपको क्यू बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है? छोटा करके लिखते हैं, ठीक है ना? क्यू बराबर आपके भी हो सकता है कि सी एक्स, यहाँ पे लिखल होगा एक्स सी, मतलब सी मतलब धारिता होता है, एक्स सी अपॉन इसके रूप में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है? वही कहा गया यहाँ पे क्यू फैक्टर बराबर एक्सएल अपॉन आर या एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे प्रेरकत्व या धारिता के परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात के रूप में विभाजित किया जाता है, उसे क्यू फैक्टर कहते हैं।
शक्ति गुणांक क्या है? वह किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक वह शक्ति है जो वास्तविक वास्तविक तथा आभासी शक्ति का अनुपात होता है। शक्ति गुणांक क्या है? तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात के शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, वांटहीन धारा, जो आपके एग्जाम में खूब पूछता है। वांटहीन धारा, तो धारा का वह अवयव जिसके द्वारा परिपथ में व्ययित शक्ति का मान शून्य के बराबर हो, यानी कि व्ययित शक्ति, उसमें जो व्यय किया गया शक्ति शून्य के बराबर हो, वांटहीन धारा कहते हैं। तो धारा का वह अवयव जिसके द्वारा परिपथ में व्ययित शक्ति का मान शून्य के बराबर हो, वांटहीन धारा कहते हैं। पीएबी बराबर शून्य, क्योंकि इसमें वांटहीन, इसमें धारा का मान, जो शक्ति का मान शून्य होता है। ठीक है ना, ये आपका वांटहीन धारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? जो ये 2019 और 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? तो प्रतिघात घात क्या होता है? चलिए, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ और सी परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। चलो सॉरी दोस्त, चल क्वेश्चन है प्रतिघात, तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अरे यार, एल परिपथ और सी परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। ठीक है ना, और सेम प्रतिबाधा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ और सीआर परिपथ, फिर समझना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिघात क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ, सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा की बात रहा तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध के प्रति बाधा करते हैं। अगले क्वेश्चन है प्रतिघात क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? चलिए, तो जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी होती है उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। सिंपल है, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी होती है उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसका ए सही मात्रक ओम होता है, क्योंकि प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध सबका मात्रक ओम ही होता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन है, तप्त तार धारामापी का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा दोनों को मापने के लिए किया जा सकता है कैसे? देखो, तप्त तार धारामापी जो है उससे प्रत्यावर्ती धारा में दिश धारा दोनों को मापन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ये क्वेश्चन देखो 83 और 95 के एग्जाम में पूछा गया है। तप्त तार धारामापी का मापी के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो तप्त तार धारामापी है, जिसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना, तप्त तार धारामापी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जो धारा के दिशा पर निर्भर नहीं करता है, जो धारा के दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा में समय और दिशा दोनों बदलता है, और दिश धारा में नहीं बदलता है। जब दिशा पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहा गया तप्त तार धारामापी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जो धारा की दिशा पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए तप्त तार धारामापी का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा और तथा दिश धारा मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दिशा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के हानि से बचाने के लिए या हानि किए बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिस भी कुंडली में ऊर्जा को अगर बचाना है, ऊर्जा को हानि नहीं करना है, ऊर्जा के हानि किए बिना जिस कुंडली का प्रयोग किया जाता है उसी को चुक कुंडली कहते हैं। सिंपल कहा गया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा के हानि किए बिना धारा के नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चुक कुंडली कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे अवमंदित दोलन क्या है? कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा है इस वजह से। अब 1-2 क्वेश्चन की वजह से छोड़ देने से क्या फायदा है? 1-2 क्वेश्चन याद करने में आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है ना, तो वैसे दोलन जिसका आयाम समय के साथ घटती है तथा एक निश्चित समय
पर समाप्त हो जाती है और मंदिर दोलन कहलाता है। लेकिन सिंपल है कि वैसा दोलन जिसका आयाम समय के साथ घटेगी और एक निश्चित स्थान पर जाकर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा गया वैसा दोलन जिसका आयाम समय के साथ घटती है और एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है और मंदिर दोलन कहलाता है। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? वैसे ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझना, उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और अपसाई ट्रांसफार्मर क्या होगा? यहाँ पर उच्च नहीं होगा, निम्न धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में और उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, बस ये अपसाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे आगे होगा ही, देखो पहले निम्न हो गया, निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में और उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करेगा, अपसाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है दूसरा करने, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा? उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता और निम्न धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता, उसको हम स्टेप अप कहेंगे, अपसाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे उपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे उसको। ठीक है ना, देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन क्या है? निम्न धारा के उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में और उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करते हैं, उपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोध पदार्थ क्यों होता है? लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, सिंपल है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका क्रोध होता है पतदार रखा जाता है। क्यों? चलिए देखिए, बहावर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार बनाया जाता है। काम खत्म, यहां तक भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन पूरी मिलेंगे, यानी कि नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन कहा गया, भावर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार बनाया जाता है। ठीक है ना, भावर धारा के कारण होने वाला ऊर्जा हानि की आवश्यक आवश्यक उत्पन्न करती है, जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए हानिकारक होता है। जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए क्या है? हानिकारक होता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर के क्रोध को पतदार रखता है। अगले चैप्टर चलते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अब चैप्टर 8 आ जाता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी 10 छोटी छोटी क्वेश्चन है जो आपके लेके आए हैं। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है जो आराम से छोटी पढ़कर, देखो होता है छोटा चैप्टर होता है ना, वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन में एगो पूछबे करेगा, वह चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बड़े चैप्टर पढ़ो, बड़े चैप्टर पढ़ने से क्या, बड़े चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, आप कितना याद करोगे? हो सकता है उसमें से दूसरा का कोई कर दे, दूसरा तीसरा का कर दे, लेकिन छोटे चैप्टर में क्वेश्चन कम है लेकिन पूछने के चांस ज्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा ही। इससे भी टॉप 10 क्वेश्चन है जो आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके 199 में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। साथ में नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम तक हेल्प मिलता रहे। क्वेश्चन भी इधर उधर होता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाते हैं। ठीक है ना, पहले का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जो ऑलरेडी 19, 20 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग क्या है? चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी कि सीधा कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के का कारण बनते हैं, कंपन के कारण बनते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कंपन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बात हुई हुआ, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। एक लाइन का डिफिनेशन है, 2 मार्क्स प्राप्त हो सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण गुण पूछते रहे, गुण क्या है वो पूछता है, जो 19, 20 और 22 की पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करने के लिए, वहां पे गमन करने के किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। क्वेश्चन कहा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। दूसरा का पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल के साथ गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसी वेग से विद्युत चुंबकीय तरंग भी गमन करता है। थर्ड पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग
व्यक्तिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है। व्यक्तिकरण क्या है? आगे आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, रे ऑप्टिक्स से पढ़ाएंगे, उसमें समझ में आएगा। फिफ्थ चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग को विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है यह तरंग के यहाँ पे अध्यारोपण के नियम का पालन करता है। और अध्यारोपण का नियम क्या है? किसी बिंदु पर बहुत सारे के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उस बिंदु पर उस पर आवेशों के विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, वो अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये भी इसके लिए क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण है। यार जितना पढ़ा नहीं रहे उतना खास याद है। ठीक है, ये आपका दूसरा का क्वेश्चन था। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? अभी तक आज एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा 8 गो क्वेश्चन में बनेगा, 10 गो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुंबक तरंग तरंग की समस्त आवृत्ति तथा तरंग लंबाई एक क्रम में क्या होता है? व्यवस्थित किया गया है। यानी कि विद्युत चुंबक की जो तरंग है उसके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और तरंग लंबाई, आवृत्ति और तरंग लंबाई एक क्रम में क्या विन्यासित, मतलब विन्यासित मतलब व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है। जिस विद्युत यहाँ पे जिसे विद्युत स्पेक्ट्रम कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का माइंड पॉइंट निम्नलिखित है। तो आपको निम्नलिखित आपको नीचे बताते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो सिंपल कहा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग के समस्त आवृत्ति और तरंग लंबाई को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बहुत सारे पॉइंटे हैं। जो पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है रेडियो तरंगे, उसी का पॉइंट है। चलिए, एलसी परिपथ में विद्युत धारा के मान के तीव्रता से परिवर्तित होने के कारण कारण उनका उत्सर्जित होता है, जिसे रेडियो तरंग कहते हैं। पढ़े रेडियो तरंग क्या है? समझना। यहाँ पे एलसी परिपथ में विद्युत धारा के मान तीव्रता से, विद्युत धारा के मान क्या है? तीव्रता से परिवर्तित होने के कारण उसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है, जिसे रेडियो तरंग कहते हैं। डिफिनेशन एक लाइन का है। सेम उसका माइक्रो तरंगे क्या है? एक मिली एक मिमी से 100 मिमी तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को माइक्रो तरंग कहते हैं। एक मिमी से 100 मिमी, 100 मिमी तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग को माइक्रोवेव कहते हैं या माइक्रो तरंगे कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग रडार में किया जाता है। इसका उपयोग भोजन को गर्म करने में या पकाने में किया जाता है। आज देखिए होइएगा, ये माइक्रोवेव का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? एक ऐसा डब्बा सा रहता है, उसमें रख दोगे, गर्म कर दोगे। उसमें क्या होता है? समोसा गर्म करोगे, समोसा गर्म नहीं होगा, समोसा का आलूआ गर्म हो जाता है। ठीक है, वैसा ही होता है क्योंकि माइक्रोवेव की वजह से गर्म हो। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन है, अवरक्त किरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका तरंग तरंग दैर्घ्य यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा होकर एवं सूक्ष्म तरंग से कम हो, उसका तरंग दैर्घ्य लगभग 750 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। फिर समझना, विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे क्वेश्चन कहा, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य से कम, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 750 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है ना? इसका उपयोग करके हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव में किया जा सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसमें कर सकते हैं। इसका लाइट विजन के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इसका आप ध्रुव कोहरे आदि में आसानी से देख सकते हैं। कोहरा मतलब कुहा, कुएं में इसको आराम से देख सकते हैं। सोलर कुकर तथा सोलर वाटर लाइट में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? यह कुछ औरत किरण का उपयोग है। अगले क्वेश्चन है दृश्य किरण क्या है? ठीक है ना? विजन रे। देखिए, इसका उत्सर्जन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा वाले कक्षा से न्यूनतम ऊर्जा वाले में कूदता है या जंप करता है, तब इसका निर्माण होता है दृश्य प्रकार दृश्य किरण का। दृश्य किरण क्या है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले में कूदता है या जंप करता है, कूदना मतलब जंप करना, उसे हम क्या कहेंगे? दृश्य प्रकाश। इसका उपयोग करके हम फोटो सेल में किया जा सकता है। इसका उपयोग हम फोटोग्राफी में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम खगोल विज्ञान में कर सकते हैं। यहाँ विज्ञान में, खगोल विज्ञान में कर सकते हैं इसका दृश्य प्रकाश का। अगले हमारा पॉइंट होंगे पराबैंगनिक तरंगे क्या है? वह यानी कि यह सूर्य से आ रही खतरनाक किरण
जो हमारे शरीर के हानिकारक होती है उसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरण क्या है? सूर्य से आने वाली वह किरण जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है उसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। यानी कि ये सूर्य से आ रही खतरनाक किरण जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, पराबैंगनी किरण कहलाते हैं। इसका उपयोग हम इसका उपयोग यहाँ पे अदृश्य लिखावट एवं फर्जी दस्तावेज को पहचानने के लिए कर सकते हैं। जो अदृश्य लिखावट होते हैं, कुछ देखना कलम में कुछ ऐसे लिखने वाला आते हैं जो लिख तो सकते उसको देख नहीं सकते। तो अदृश्य लिखावट एवं दस्तावेज को पढ़ने के लिए पहचानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग भोजन परिरक्षण में इसका उपयोग कर सकते हैं। भोजन को सुरक्षित सुरक्षित रखने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे हैं एक्स किरण क्या है? इसका उत्सर्जन उच्च क्रमांक वाले परमाणु उच्च क्रमांक वाले परमाणु पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुण्य से बमबारी कराकर किए जाते हैं। मतलब सिंपल यहाँ पे बमबारी मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ एकदम फेंका जाता है हारी एकदम फटाफट। इसका उत्सर्जन उच्च क्रमांक वाले परमाणु पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण से बमबारी मतलब बहुत सारा बमबारी कराकर उत्पन्न किए जाते हैं। इसका उपयोग मेडिकल में हड्डियों को फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए, चेक करने के लिए भाई इसका कहाँ पे है, कहाँ टूटा हुआ है, लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पे चर्म रोग, कैंसर जैसी बीमारियों को उपचार में भी इसका एक्सरे का उपयोग किया जाता है। उसे ऐसे से करके दाग दिया जाता है, ठीक है ना? ये एक्सरे का उपयोग है। गामा किरण क्या है? गामा किरण का उत्सर्जन रेडियो सक्रिय पदार्थों से विघटन के दौरान होता है। अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उसका विघटन करेंगे तो गामा किरण का उपयोग होता है। सॉरी, विघटन होता है तो गामा किरण उत्सर्जित होता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में कर सकते हैं। इसका भोजन परिरक्षण में कर सकते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में कर सकते हैं। इसका गामा किरण का उपयोग कर सकते हैं। डिफिनेशन बहुत दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ लीजिए। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़िए, 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। इस लेक्चर में इतना ही है। मैं आपको अगले लेक्चर में आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 11 लेके आऊंगा, क्योंकि चैप्टर 10 और 11 ऑप्टिक्स है जो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। उसके बाद लास्ट में आपको मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो आज के लेक्चर में इतना है। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू।